Assalamualaikum, welcome to my channel BSN Generic for All. So, in today's video, we are going to discuss Community Health Nursing Chapter number 5 Environment and Lecture 3. Environment के बारे में हम पढ़ेंगे. Objectives are there. इसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स क्या हैं इन्वायरमेंट के, एंड इसका इफ़ेक्ट कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं और ये किस तरह से वो फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं कम्युनिटी हेल्थ को. बिकॉज दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. सो इसमें हम पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट का क्या इफ़ेक्ट होता है ऑन द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी. सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए. थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. पहले तो हम समझते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है. सो व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट जो है इसका वर्ड डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड विच इज़ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है. इन्वायरनर. ओके, फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड हुआ है इन्वायरनर से, जिसका मतलब होता है टू इंसर्कल और सराउंड, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी चीज़ को सराउंड करती है, इंसर्कल करती है, उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट. हर वो चीज़ जो कि इफ़ेक्ट करती है ऑर्गेनिज़म्स की लाइफ को, यानी कि ऑन द अर्थ जो ऑर्गेनिज़म, लिविंग ऑर्गेनिज़म रह रहे हैं और उसके इर्द गिर्द की जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो लैंड है, चाहे वो एयर है, चाहे वो आसमान है, ज़मीन है, चाहे वो जितने भी बायोटिक चीज़ें हैं, लिविंग चीज़ें हैं, यानी कि चाहे वो इंसेक्ट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, वो कलेक्टिवली जब इम्पैक्ट करती हैं, अफेक्ट करती हैं ऑर्गेनिज़म्स की लाइफ को, ह्यूमन बींग्स की लाइफ को, या फिर दूसरे ऑर्गेनिज़म एनिमल्स की लाइफ को या इंसेक्ट्स की लाइफ को जो अफेक्ट करती है जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उसकी लाइफ को अफेक्ट करती है, दैट्स वी कॉल्ड इट एनवायरनमेंट. सिंपली हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें होती हैं अराउंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो कोई प्लेस भी हो सकती है, चाहे वो बेजान चीज़ें भी हो सकती हैं, इसमें हमारे पास नेचुरल चीज़ें भी आती हैं, यानी कि पेड़ पौधे वगैरह भी आते हैं, और मैन मेड चीज़ें भी आती हैं, लाइक बिल्डिंग्स हो गई या फिर कार हो गई, बसेस हो गई, ये सारी मैन मेड थिंग्स हैं. सो इसमें नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स दोनों आ गई हैं, और ये जब इफ़ेक्ट करती है, पुट करती है सम इफ़ेक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ पे, तो इसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट. इन द बिगनिंग पहले क्या समझा जाता था कि इन्वायरमेंट जो है वो इसमें हमारे पास सिर्फ फिज़िकल एस्पेक्ट्स आते हैं, यानी कि जो हम थ्रू आइज़ देख सकते हैं, लाइक लैंड हो गया है, जिसे इन्होंने 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया, कि यानी कि सिर्फ जो इन्वायरमेंट है वो सिर्फ 3 एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है. लाइक लैंड हो गया जिसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं, ओके, एंड एयर हो गई जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो पूरा आसमान है उसे हमने एटमॉस्फेयर का नाम दिया, एंड वाटर को हमने हाइड्रोस्फेयर का नाम दिया, और जितनी भी बायोटिक कम्युनिटीज़ थी, एनिमल, इंसेक्ट्स वगैरह थे, तो पहले ये समझा जाता है कि ये सिर्फ जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स हैं इसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एडवांसमेंट आई सोसाइटी में, तो इसमें जो है सोशल इंटरेक्शन इंक्लूड हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड हो गई, पॉलिटिकल फंक्शंस आ गए. सो जब जिस तरह से टाइम गुजरता गया, उस तरह से जब डेवलपमेंट होने लगी, तो लोगों ने जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना शुरू किया, और पॉलिटिकल फंक्शंस शुरू हो गए. तो अब जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं, तो इन सब को भी हम एनवायरनमेंट का हिस्सा समझते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें भी एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं. एनवायरनमेंट की जो है डिफरेंट डेफिनेशंस डिफरेंट जो है राइटर्स ने की है, डिफरेंट तरीके से की है, एनवायरनमेंट को डिफ़ाइन किया है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशंस आ जाती हैं. डॉगलास एंड हॉलैंड ने किस तरह से डिस्क्राइब किया है एनवायरनमेंट के टर्म को, उनके मुताबिक जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस होती है, एक्सटर्नल फोर्सेस में हमारे पास नेचुरल एनवायरनमेंट भी आता है, इसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि इन्फ्लुएंस करता है
है और इफ़ेक्ट करता है जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ को। अगर ये इफ़ेक्ट करते हैं ये फैक्टर्स, ये एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं अगर ये उसकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, उनके नेचर को अफेक्ट कर रहे हैं, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, लिविंग्स जो ऑर्गेनिज्म है उसे, उनकी मेचोरिटी को, उनकी हैबिटेट को, उनके शेल्टर्स को, उन्हें जिस भी तरीके से, जिस भी एंगल से अगर अफेक्ट कर रहे हैं, दैट्स वी कॉल्ड इट एनवायरनमेंट। ये अफेक्ट जो है ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है। ओके यानी कि हमने इसे नेगेटिव की तरफ नहीं लेना है। लाइक एनवायरनमेंट के कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, लाइक रेन होती है, वाटर अवेलेबल होता है, इससे जो है प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं, सो दैट्स अ पॉजिटिव फैक्टर। इस तरह से अगर हम देखें तो अगर जैसे कि आजकल की अगर हम बात करें, लाइक ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ नेगेटिव फैक्टर, जो कि रेडिएशंस वगैरह जो हैं वो अर्थ पे आ रही है जिससे बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉज हो रही हैं। ओके देन जो है डिफरेंट डेफिनेशंस सीसी पार्क ने अलग डेफिनेशन की है कि जितनी भी कंडीशंस हैं जो कि हमारे सराउंडिंग होती हैं, चाहे वो कोई भी टाइम हो, अगर वो किसी भी तरीके से हमें हमारे सराउंड है और किसी भी तरीके से हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है, देन वी कॉल्ड इट एनवायरनमेंट। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से ये डिराइव की गई है ये डेफिनेशन। इंटायर रेंज ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि हमारे एक्सटर्नल जितनी भी चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द, अगर वो अफेक्ट कर रही हैं हमारे लाइफ पे, ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पे अफेक्ट कर रही हैं, चाहे वो फिज़िकल हो, बायोलॉजिकल हो, या फिर वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, अगर वो हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। लाइक अगर हम ले लें डेंगू, मलेरिया वगैरह, सो वो भी ऑर्गेनिजम्स हैं और वो हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं सो देन वी कॉल्ड इट बायोलॉजिकल। अदर ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, फिजिकल फैक्टर्स जो हैं लाइट, टेम्परेचर, रेडिएशन, वाटर, ये सारी चीज़ें हो गई, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। इसी तरह से जितनी भी डिजीज़ वगैरह हो गई, लाइक वायरस, बैक्टीरिया वगैरह, अगर ये किसी भी तरीके से हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं, देन वी कॉल्ड environment। द डेफिनेशन इज़ कि एनवायरनमेंट जो है इससे हम कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते, ये इनसेपरेबल है, इससे हम कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते। इसमें जो है डिफरेंट थिंग्स जो है लाइक फिजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर, कल्चरल एलिमेंट, ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंडिविजुअली भी ये रोल प्ले करते हैं एंड कलेक्टिवली भी, इन मायरेड वेज मीन्स इन अनकाउंटेबल वेज में, यानी कि इन मैनी वेज में जो है ये इंटरेक्ट करती हैं ऑन द लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। फिजिकल फैक्टर्स जितने भी हमारे एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, लाइक लैंड, एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिजिकल एबायोटिक फैक्टर्स हैं, यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर जितने भी लिविंग फैक्टर हैं, इंसेक्ट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे। और कल्चरल एलिमेंट यानी कि जो हमने फिर विद द एडवांसमेंट के साथ जो चीज़ें ऐड होती हैं, लाइक इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, रिलीजियस फैक्टर्स हो गए, कल्चरल फैक्टर्स हो गए, तो ये सारे जो हैं ये कल्चरल एलिमेंट्स में आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, एंड ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, सो 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। फिजिकल कंपोनेंट है, बायोलॉजिकल है एंड सोशल कंपोनेंट है। अब हम इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट जिनमें एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं, एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर्स आते हैं। लिथोस्फीयर हो गया जैसे कि लैंड, एंड हाइड्रोस्फीयर वाटर, एंड एटमॉस्फेयर एयर को कहते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर में जितने भी बायोटिक फैक्टर्स आते हैं, लिविंग फैक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो कि प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, लाइक प्लांट्स, एंड कंज्यूमर्स जो कि उसे कंज्यूम करते हैं, लाइक वी जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, एंड डिकम्पोजर्स जो कि फिर जो है कंज्यूमर्स को जो है वो खाते हैं, लाइक बैक्टीरिया वगैरह जो हो गए। एंड कल्चर फैक्टर्स हो गए। कल्चर फैक्टर्स में सोसाइटी आती है, इकोनॉमिक आता है, पॉलिटिकल, रिलीजियस वैल्यू, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिज़िकल कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट पहले डिस्कस करेंगे। फिज़िकल कंपोनेंट जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, जितने भी एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक सॉइल, वाटर, एयर, क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड लाइट। क्लाइमेट हम कहते हैं जो आबो हवा होती है वेदर की,
जितने भी हमारे एबायोटिक कंपोनेंट हैं वो सारे फिज़िकल कंपोनेंट में आते हैं। एंड इन्वायरमेंट जो है ये इससे हमें पता चलता है इन कंपोनेंट से कि यहाँ का लिविंग ऑफ हैबिटेट यानी कि टाइप ऑफ हैबिटेट कैसा है, यानी कि यहाँ का रहन सहन कैसा है और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो किस कंडीशन में रहते हैं, किस तरह का उनका रहन सहन होता है। सो क्लाइमेट, टेम्परेचर और वाटर, एयर, सॉइल, इन सब चीज़ों से हमें पता लगता है वहाँ की लिविंग हैबिटेट के बारे में पता लगता है। अगर हम एग्जांपल ले लें कि जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्म इलाके होते हैं, वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा वार्म होता है। सो वहाँ के लोग जो होते हैं वो पंखा वगैरह बहुत ज़्यादा लगाते हैं, इस तरह यूज़ करते हैं। अगर हम पहाड़ी इलाकों पे चले जाएं तो वहाँ पे वो चीज़ें अवॉइड की जाती है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा कूल होता है। वाटर एंड टेम्परेचर जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एबायोटिक कंपोनेंट्स में, जो कि अफेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को। वाटर एंड टेम्परेचर, बिकॉज हमारा जो बॉडी का प्रोपोर्शन होता है उसका लार्ज प्रोपोर्शन जो है बॉडी का वो वाटर से बना होता है, वाटर की वजह से होता है। एंड एयर जो है वो ऑब्वियसली हमें रिस्पायरेशन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो थ्रू एयर हमें मिलती है। सो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फिजिकल कंपोनेंट जो है एनवायरनमेंट के, इसे हम अगेन क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में। सो ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। लिथोस्फीयर सॉलिड को कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर लिक्विड होता है, एंड एटमॉस्फेयर गैस। सॉलिड यानी कि लैंड को रेफर करता है, हाइड्रोस्फीयर लिक्विड यानी कि वाटर को रेफर कर रहा है, हाइड्रो मीन्स वाटर, एटमॉस्फेयर मीन्स गैस जो कि एयर को रेफर कर रहा है। सो लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर का वर्ड जो है वो 2 उससे डिराइव्ड किया गया है, एक है लिथोस एंड एक है स्फीयर। स्फीयर जो है हम 3 डायमेंशनल जो है कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि 3 डायमेंशनल व्यू हमें दे उसे कहते हैं, एंड ग्लोब को भी कह सकते हैं, राउंड को भी कह सकते हैं। लिथोस का जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड किया गया है, लिथोस, जिसका मतलब होता है रॉक और सॉलिड। ये जो है आउटर पोर्शन जो होता है अर्थ का, अर्थ क्रस्ट का, उसका जो आउटर सॉलिड पोर्शन होता है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। यानी कि अर्थ जो है उसे 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। अगर हम देखें ये लैंड है ऊपर वाला, यहाँ पे ये हमने जो है एनवायरनमेंट बना दिया है, यहाँ पे ये लैंड है, इसका जो आउटर पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। आउटर पोर्शन जो होता है इसे हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट कहते हैं, हम इसे हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट। इस पूरे को हम लिथोस्फीयर कहते हैं जितना भी ये लैंड का पोर्शन होता है। सो फर्स्ट जो है इसमें क्रस्ट आता है, अर्थ क्रस्ट जिसे हम कहते हैं। फिर जो मिड पोर्शन होता है उसे हम मैंटल कहते हैं, ओके, MANTLE, मैंटल कहते हैं। एंड देन इसका ये थोड़ा सा डेंस, कूल और रिजिड सा पोर्शन होता है। लास्ट का जो पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं कोर। सो ये 3 पोर्शन में अर्थ को डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। सो जो आउटर क्रस्ट पोर्शन होता है, जो सॉलिड पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं, इसमें जो है लिथोस्फीयर में फर्स्ट पोर्शन ये आता है, इसे हम स्किन ऑफ द अर्थ भी कह सकते हैं। और जो अंडरलाइन कूल, डेंस और फेयरली रिजिड अपर पार्ट, इसे हम कहते हैं कि ये कूल भी होता है, थोड़ा सा डेंस और ज़्यादा रिजिड पार्ट होता है अपर मेंटल, यानी कि मेंटल के ऊपर होता है। लिथोस्फीयर जो होता है अगर हम इसकी डेप्थ देखें तो 70 to 100 किलोमीटर से डेप्थ तक होता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस से। मेन कंपोनेंट जो है लिथोस्फीयर का वो आती हैं अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स आती हैं। अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स कौन सी प्लेट्स होती हैं? ये एक थ्योरी से डिस्क्राइब किया गया है कि अर्थ में जो है यानी कि जो लिथोस्फीयर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा 1000 किलोमीटर्स तक की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ये ऐसी प्लेट्स होती हैं यानी कि जब अर्थक्वेक में ये बहुत ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जब ये प्लेट्स अपने जगह से हिल जाती हैं या एक दूसरे के साथ टकराती हैं देन अर्थक्वेक कॉज होता है। बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, स्फीयर जो है हम 3 डायमेंशनल व्यू को कह सकते हैं, एंड राउंड एरिया को भी कह सकते हैं ग्लोब। हाइड्रोस्फीयर जो होता है इसमें जितनी भी टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़ आती है, अर्थ पे मौजूद जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं जितना भी पानी है वो सब हाइड्रोस्फीयर में आता है। इसके 3 मेन टाइप्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, मैरीन, फ्रेश वाटर एंड ग्राउंड वाटर में। मैरीन जो होता है इसमें ओशन एंड सीज़ वगैरह आते हैं जहाँ पे मछलियाँ वगैरह रहती हैं। फ्रेश वाटर जो होती हैं यानी कि जो हम पी सकते हैं, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स आते हैं इसमें जो है MCQs में आ सकता है कि ओशन एंड सीज़ जो है वो किस कैटेगरी में आता है। सो ये मैरीन की कैटेगरी में आता है।
MCQs आ सकता है कि फ्रेश वाटर में रिवर्स आते हैं या ओशन आते हैं या सीज आते हैं, लेक्स आते हैं, देन यू वुड करेक्ट द आंसर। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज होते हैं, जिस तरह के ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में आते हैं वेल्स यानी कि जो कुएँ होते हैं, एंड स्प्रिंग्स जो कि चश्मे वगैरह होते हैं। इट कवर करता है 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि वाटर जो है हाइड्रोस्फीयर ने कवर्ड किया है 71% जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर सरफेस है। 97% वाटर जो अर्थ पे है वो ओशंस में है, यानी कि 97% वाटर जो है वो ओशंस में होता है, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट वाटर होता है जो कि हम पी नहीं सकते। एंड 3% वाटर जो है ऑन द अर्थ वो सिर्फ फ्रेश वाटर है, यानी कि जो कि हमारे पीने के काबिल है। लेकिन इस 3% में भी 30.8% जो है ये ग्राउंड वाटर के फॉर्म में अवेलेबल है, एंड 68.9% फ्रोज़न फॉर्म में ग्लेशियर्स में है, यानी कि सिर्फ 30.8% जो है 3% में से जो 30.8% है वो ग्राउंड वाटर में अवेलेबल है, जो कि हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर के फॉर्म में अवेलेबल है, यानी कि जो वेल्स एंड स्प्रिंग्स है वहाँ पे। एंड अमाउंट ऑफ 0.3% जो है वो रिवर्स में अवेलेबल है, जो कि हम इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वायर्स में अवेलेबल है, लाइक रिवर्स एंड लेक्स में है। सो इस 3% जो फ्रेश वाटर है इसे 3 उसमें डिवाइड किया गया है। 30.8% वाटर जो कि ग्राउंड वाटर में है, वेल्स एंड स्प्रिंग्स, एंड 68.9% जो कि ग्लेशियर्स में है, एंड 0.3% जो है जो कि लेक्स एंड रिवर्स में है, जो कि हम इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं और पी सकते हैं। फिजिकल कंपोनेंट की जो लास्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर जो है ये फुली गैशियस लेयर है, एंड एटमॉस्फेयर जो है इसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अर्थ पे जो है वो लाइफ पॉसिबल है ऑक्सीजन की वजह से। एयर में एटमॉस्फेयर की जो गैशियस लेयर है एयर जो है उसमें क्या क्या होता है, 78.08% नाइट्रोजन होता है सबसे ज़्यादा, ये परसेंटेजेस याद रखनी है MCQs के लिए। 20.95% ऑक्सीजन होती है, यानी कि टोटली 21% ऑक्सीजन होती है, एंड 0.3% आर्गॉन होता है, 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड, और जितने भी और नोबल गैसेज हीलियम हाइड्रोजन वगैरह है वो ट्रेस अमाउंट्स में होती हैं। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं 0 to 3% तक अवेलेबल होती है, वाटर वेपर्स होती हैं इसमें। अर्थ एटमॉस्फेयर जो है इसकी सीरीज़ ऑफ लेयर होती है, जो कि डिवाइड किया गया इन सीरीज़ ऑफ लेयर में, एंड हर एक लेयर का जो है अपना स्पेसिफिक ट्रेट है, यानी कि अगर हम ग्राउंड लेवल से अपवर्ड की तरफ मूव करें, सो ये जो है डिवाइड किया गया है इनटू 5 मेन लेयर्स में, ये भी आपने MCQs के लिए याद रखना है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। सो सबसे पहले जो सबसे लोएस्ट लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर लेयर सबसे लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होती है, यानी कि जो एयर हमारे इर्द गिर्द है वो सारी स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है ये अपवर्ड 11 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है, अबाउट 33,000 फीट्स अबव द सी लेवल के। ये आपने जो इसकी एक्सटेंशन है, जो लेवल अप है, ये याद रख लेना है। MCQs में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एनवायरनमेंट के चैप्टर से। फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, सेकेंड लेयर है ट्रोपोस्फेयर के बाद, एंड ये जो है फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर से ये 52 किलोमीटर और हाई एक्सटेंड हुई है, अबाउट 32 माइल्स अबव द ग्राउंड के। और यहाँ पे जो इनफेमस ओजोन लेयर है वो फाउंड होती है इन द स्ट्रेटोस्फेयर पे। ओजोन लेयर वो लेयर होती है जो कि जो हार्मफुल रेडिएशन होती है फ्रॉम द सन से जो आती है उससे एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ तक पहुँचने नहीं देता, जो कि आजकल हम सुनते आ रहे हैं कि ओजोन लेयर जो है वो उसमें होल होता जा रहा है, एंड जो हार्मफुल रेडिएशन है वो अर्थ तक रीच करती हैं, जिसकी वजह से वो जो कि कॉज होता है वेरियस स्किन कैंसर्स का, एंड जो स्किन माउथ कैंसर्स होते हैं इन सारे का जो है स्किन डिजीज़ वगैरह इसी की वजह से होती हैं। देन जो थर्ड लेयर है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर जो है उसके स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आती है। मीजोस्फेयर जो होते हैं, अब जैसे जैसे हम लेवल अप के बाद जाते हैं आउटर लेयर्स की तरफ, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। ये एक्सटेंड होती है एट द हाइट ऑफ अबाउट 85 किलोमीटर 53 माइल्स अबव आवर प्लानट। मोस्ट मीटियोर्स बर्न अप इन द एट मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर जो है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ये मीटियोर्स हम कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रॉक्स होते हैं इन द एयर में, मीजोस्फेयर में होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं जो कि वहाँ पे जो है टूट जाते हैं, बर्न अप हो जाते हैं और फॉल कर जाते हैं
आउटसाइड द अर्थ के। थर्मोस्फेयर क्या होता है? थर्मोस्फेयर जैसे कि थर्म से ही पता चला कि यहाँ पे अभी टेम्परेचर और भी ज़्यादा हो गया है। ये लेयर है वेरी रेयर एयर अबव द मीजोस्फेयर, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में एयर होती है, मीजोस्फेयर के अबव होती है, थर्मोस्फेयर कहते हैं। यहाँ पे हाई एनर्जी एक्स रेज यूवी रेडिएशन होती है फ्रॉम द सन से जो आ रही होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हाई एनर्जी रहती होती हैं यूवी रेडिएशन एक्स रेज जो होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होती है वो थर्मोस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। एंड इसका टेम्परेचर याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। राइजिंग इट्स टेम्परेचर टू 100 और एट टाइम्स 1000 ऑफ डिग्री, 100 to 1000 डिग्रीज तक का इसका टेम्परेचर जाता है एंड रेंज करता है अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस 932 फ़ारेनहाइट टू 2000, यानी कि 500 to 2000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 932 फ़ारेनहाइट टू 3632 फ़ारेनहाइट, और इससे भी ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 100 to 1000 डिग्रीज का इसका टेम्परेचर होता है। देन लास्ट लेयर इज एक्सोस्फीयर, अपर मोस्ट लेयर होती है, इसका टेम्परेचर और भी ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सोलर रेडिएशंस पड़ती हैं एंड इसकी जो लेंथ है वो अबाउट 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड हुआ है। पढ़ते हैं बायोलॉजिकल कंपोनेंट। बायोलॉजिकल कंपोनेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो है इसे हम बायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं। 1 MCQs। बायोलॉजिकल कंपोनेंट में जितने भी प्लांट एनिमल्स आते हैं ये सारे इंक्लूडेड होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनमें से जो है माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, वायरस वगैरह। ये कंपोनेंट जो है ये इंटरेक्ट करते हैं विद ए बायोटिक कंपोनेंट। हमेशा जो बायोटिक कंपोनेंट है ये इंटरेक्ट करेंगे विद ए बायोटिक यानी कि नॉन लिविंग फिजिकल कंपोनेंट के साथ, जिसकी वजह से इनकी इंटरेक्शन की वजह से हमारे डिफरेंट इकोसिस्टम्स बनते हैं। इकोसिस्टम लाइक पॉन्ड इकोसिस्टम बनता है, इकोसिस्टम लाइक पॉन्ड इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और इनके इर्द गिर्द का जितना भी इन्वायरमेंट होता है फिजिकल, इसमें बायोटिक एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स आते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम बन जाता है यानी कि पॉन्ड होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव करते हैं लाइक फिशेस हो गई, ऑक्टोपस, जितने भी मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग रहते हैं, उनका एक अलग इकोसिस्टम होता है जैसे हम मैरीन इकोसिस्टम कहते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम होता है यानी वहाँ पे ये बड़ी बड़ी चिपकलियाँ होती हैं, साम स्नेक्स वगैरह होती हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है तो वो एक डेजर्ट इकोसिस्टम बनाती हैं। यानी कि हर एक इकोसिस्टम का डिफरेंट वो होता है जहाँ पे बायोटिक एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं। जितने भी इकोसिस्टम्स बनते हैं उसमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हर एक इकोसिस्टम में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये एमसीक्यूज है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि प्रोड्यूस यानी कि जो प्रोड्यूस करते हैं, इसमें हमारे पास ग्रीन प्लांट्स आते हैं और जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, यानी कि जितने हम जैसे कहते हैं कि प्लांट्स वगैरह होती है उसमें फोटोसिंथेसिस होती है और वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया करता है। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह, जितने भी फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह बनते हैं प्लांट से उगते हैं, तो ये और वो भी किसके हेल्प से ये बनते हैं? वाटर, सॉइल और लाइट एनर्जी की। यानी कि इसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स भी इन्वॉल्व हैं जो कि हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। वाटर, सॉइल, लाइट एनर्जी इसके मदद से बनाते हैं जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स हैं, जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो बनते हैं, इससे बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स बनते हैं। सो ये प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। देन कंज्यूमर्स आते हैं। कंज्यूमर का मतलब होता है कंज्यूम करने वाले, जो उसे लेते हैं, यानी कि ये रिले करते हैं ऑन द ग्रीन प्लांट्स पे रिलाई करते हैं, यानी कि उनका न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ ग्रीन प्लांट से होता है। अगर हम देख लें जितने भी जानवर वगैरह होते हैं, भेड़ बकरियाँ होती हैं, वो सारे ग्रीन प्लांट्स पे रिलाई करते हैं, अपना न्यूट्रिशन वहाँ से लेते हैं। हम जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह, हमारा न्यूट्रिशन भी ग्रीन प्लांट्स पे रिलाई करता है। सो वी आर कंज्यूमर्स। फिर डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? यानी कि जो डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को, यानी कि लिविंग्स को भी, नॉन जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं उनको भी डिकम्पोज करते हैं एंड एनिमल्स वगैरह को भी डिकम्पोज करते हैं लाइक बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं जो कि उससे भी फिर इंपॉर्टेंट मिनरल्स बनाते हैं लाइक कॉइल्स वगैरह। ये जितने भी जो डेड प्लांट्स वगैरह होते हैं उस पर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, उसे डिकम्पोज कर देते हैं एंड देन उससे जो है वो कॉइल वगैरह बनता है, उससे पेट्रोल वगैरह बनता है। यानी कि इसमें आते हैं जैसे कि जितने जो बहुत ज़्यादा हज़ारों साल पुराने जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, जब उस पर
बैक्टीरिया एक्ट करते हैं उसे डिकम्पोज कर देते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स, पेट्रोल, कोयल वगैरह जो है ये मिनरल्स बनते हैं। सो इस तरह का नेचुरल साइकिल जो है वो अवेलेबल होता है, ये साइकिल चलता रहता है। वही प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, यानी कि इनका जो साइकिल होता है वो एक लाइक दिस होता है। यहाँ पे प्रोड्यूसर होते हैं, ये कंज्यूम हो जाता है, डिकम्पोज हो जाते हैं, एंड देन अगेन प्रोड्यूस होता है कुछ ना कुछ, वही मिनरल्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर उसे कंज्यूम किया जाता है, फिर डिकम्पोज होते हैं। सो ये नेचुरल साइकिल जो है वो रिपीटेडली चल रहा है हज़ारों सालों से। फिर आते हैं बायोस्फीयर पे। सो बायो मीन्स लाइफ होती है, बायोस्फीयर हर एक उस रीजन को, हर एक उस प्लेस को रेफर करता है एट पे जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। जितने भी इकोसिस्टम हैं जो कि जहाँ पे फिजिकल बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं तो लाइफ पॉसिबल होती है, इकोसिस्टम बनता है उससे। टर्म बायोस्फीयर का जो लाइफ जो टर्म है ये किसने दिया है, ये जियोलॉजिस्ट एडवर्ड स्विस ने दिया है। एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसने ये टर्म यूज़ किया है कि जहाँ पे भी अर्थ में लाइफ पॉसिबल हो उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर जो होती है इसमें जितने भी लिविंग मैटर्स आते हैं वो सारे आते हैं, बायोमास आता है, बायोटा आते हैं, जितने भी फ्लोरा फ्यूना होते हैं, एंड प्लांट मटेरियल्स होते हैं, एनिमल वेस्ट मटेरियल जो कि हम एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल फिर यूज़ किए करते हैं, इस सब में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे बायोस्फीयर जो होता है अगर हम अर्थ पे देखें तो ये अर्थ है, यहाँ पे इक्वेटर है। सो अगर हम पोलर आइस कैप से लेके इक्वेटर तक आएँ, ये सारी चीज़ें तो हर जगह पे किसी ना किसी तरीके से लाइफ पॉसिबल है। हर एक की कंडीशंस अलग हैं, रहने की हैबिटेट अलग हो सकता है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। फिर है सोशल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सोशल कंपोनेंट जो है एनवायरनमेंट के मेनली जितने भी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस हैं, लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे जो है सोशल कंपोनेंट्स में आते हैं एनवायरनमेंट के। और इसमें से जो मैन है यानी कि जो ह्यूमन बींग है वो मोस्ट इंटेलिजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑफ द सोशल कंपोनेंट, सोशल सोसाइटी का। लिविंग अदर लिविंग क्रिएचर के मुकाबले में मैन जो होता है उसको जो है अल्लाह ने बहुत जो है अच्छा खासा ब्रेन दिया है फॉर द थिंकिंग के लिए, ताकि वो अपने लिए जो है उसका जो लिविंग हैबिटेट है वो बेहतर से बेहतर बना सके। यानी कि मैन वो लिविंग क्रिएचर है जो कि ख़ुद अपने लिए घर भी बनाता है, अपने लिए खाना भी प्रिपेयर करता है, वेस्ट भी रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में। और जो मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ये जो टर्म हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, ये ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु ने दिया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। उसने कहा है कि मैन वो क्रिएचर है जो कि अपने लिए पॉलिसीज़ बनाता है, लॉज बनाता है, ताकि उसकी सोसाइटी जो है वो एक सही तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, ये अदर 4 इम्पॉर्टेंट जोन्स को राइज करते हैं, लाइक एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ये कंटिन्यूअल इंटरेक्शन जो होती है 4 जोन्स के दरमियान में, ये इससे हमारा पूरा इकोसिस्टम एनवायरनमेंट बनता है। इस इंटरेक्शन में ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट कंबाइन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है इन सब की ट्रांसपोर्टेशन होती है। फैक्टर अफेक्टिंग कम्युनिटी हेल्थ, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एनवायरनमेंट की जो कि अफेक्ट करते हैं कम्युनिटी हेल्थ को। इसमें आते हैं फिज़िकल फैक्टर्स भी आते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आती है, कम्युनिटी आती है, एनवायरनमेंट, जियोग्राफी, ये सारी चीज़ें फिज़िकल फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कम्युनिटी की हेल्थ को, यानी कि लोगों की हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। सोशल कल्चरल फैक्टर्स कौन से हैं, यानी कि हर एक का बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में जो है अर्थ पे कल्चर होते हैं डिफरेंट, उनके बिलीव्स अलग होते हैं, ट्रेडिशन अलग होते हैं, प्रेजुडिसेस अलग होते हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, यानी कि हर एक मुल्क की एक दूसरे से मुख्तलिफ पॉलिटिक्स होती है, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अलग होता है, नॉर्म्स उसूल अलग होते हैं। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट करती है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किस वे में कम्युनिटी जो है उसके रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, थ्रू गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, वहाँ के अपने लोगों की वजह से भी हो सकता है। यानी कि जो टैक्स वर्सेस नॉन टैक्स सपोर्टेड सर्विसेज हैं, यानी कि जो जैसे कि हम देख रहे होते हैं कि जो रूरल एरियाज़ हैं और जो अर्बन एरियाज़ हैं, सो सिटीज़ में जो है बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है रिसोर्सेज की बजाय विलेजेस के। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है
हैं रिसोर्सेज की, ये भी अफेक्ट करती है हेल्थ पे। इंडिविजुअल बिहेवियर्स अफेक्ट करते हैं, यानी कि टेक द कंसर्टेड एफर्ट ऑफ मैनी इफ़ नॉट मोस्ट टू मेक कम्युनिटी वॉलंटरी प्रोग्राम वर्क, यानी कि हर एक का अलग अलग जो अपना रोल होता है जो कि वो ऐड करते हैं टू द कम्युनिटी में, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं हेल्थ पे। फिज़िकल फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं कम्युनिटी हेल्थ को, पहले जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, जितने भी प्लांट, वेदर, क्लाइमेट चेंज आता है, ये फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हेल्थ को। लाइक जो है बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं आजकल, ट्रांसपोर्टेशन होती है, वर्क साइट होते हैं, स्कूल, रिक्रिएशनल सेटिंग्स होती हैं, होम, नेबरहुड वगैरह, एक्सपोजर टू फिज़िकल हैज़र्ड्स होते हैं, यानी कि एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है रोड साइड, इस तरह के, और कोई धमाका वगैरह हो सकता है, बिल्डिंग गिर सकती है, ब्रिज गिर सकता है, ये सारे फिज़िकल हैज़र्ड्स आते हैं। फिज़िकल बैरियर्स आ सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि डिसेबल होते हैं तो डिसेबल होते हैं, यानी कि किसी ना किसी तरीके से अगर उनका किसी एक्सीडेंट में हाथ पाँव वगैरह जो है वो एम्प्यूटेशन हो गई है, उसकी कट गया है, सो वो फिज़िकल बैरियर उन्हें फेस करना पड़ता है। एस्थेटिक्स एलिमेंट होते हैं, यानी कि जो कि बहुत ब्यूटीफुल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं इसमें, गुड लाइटनिंग होती है, ट्रीज़, बेंचेस वगैरह। इसी तरह के अगर कोई कंटामिनेटेड वगैरह आ गए हैं एयर में, वाटर, फूड और सॉइल वगैरह में, सो इससे बहुत ज़्यादा क्रोनिक डिजीज़ भी हो सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ का सोर्स बन सकता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है ये भी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, लाइक अगर सर्दी आ जाती है तो ज़ुकाम, फ्लू वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। गर्मियों में और डिफरेंट डिजीज़ हो सकती है, हाइपरथर्मिया आ जाता है, उसमें एक्सट्रीम हीट हो जाती है, उससे इंजरी, विंड जो है अगर तूफ़ान वगैरह आ जाता है उससे भी जो है इंजरीज़ वगैरह हो सकती है। एंड चेंजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड इन्फेक्शियस एजेंट, यानी कि जो कुछ ऐसे इन्वायरमेंट, ऐसे प्लेसेस, रीजन्स हो सकते हैं जो कि पहले अनअफेक्टेड थे, लेकिन कुछ ऐसे वेक्टर्स एक्सचेंज हो गए। वेक्टर्स हम कहते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स जिसकी वजह से जो है वो डिजीज़ पास आउट होती है आगे, सो उसकी वजह से भी जो है ये अफेक्ट हो सकता है। यानी कि फ़िज़िकल फैक्टर्स ऐसे बहुत ज़्यादा है जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, लाइक अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज भी हो सकता है वो पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि जैसे कि हमने पढ़ लिया कि रिसोर्सेज जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं किए जाते सही से। फिर है केमिकल फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं हेल्थ को। सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन में जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज का कॉज बनते हैं, ये अफेक्ट करते हैं कम्युनिटीज़ की हेल्थ को। जितने भी जो कि शहर में लोग रह रहे होते हैं तो उन्हें सही गुड क्वालिटी एयर नहीं मिल रही होती, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। इंडोर एयर में वो काम कर रहे होते हैं, यानी कि फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं, तो वहाँ पे एस्बेस्टोस, डिफरेंट जो है केमिकल्स होते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। और वो कंट्रीज जहाँ पे ओजोन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, एरोसोल वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, सो वहाँ के लोगों में जो है हाई प्रेवलेंस होती है एस्थमा की, बोथ एडल्ट एंड चिल्ड्रन में, कंपेयर विद स्टेट एंड नेशनल एवरेजेस। यानी कि अगर हम दूसरे के मुकाबले में देखें, अगर जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होती है वहाँ पे ओजोन लेयर में के जो क्या नाम है, डिबली जो हमने पहले बताया मैंने कि ओजोन होल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हार्मफुल रेडिएशन आज तक आ रही हैं, सो इसकी वजह से एस्थमा वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। पुअर एयर क्वालिटी जो है, इससे एस्थमा सिम्पटम और ज़्यादा वर्स हो सकते हैं, और स्पेशली चिल्ड्रंस में। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम हम किसे सिक बिल्डिंग सिंड्रोम हम किसे कहते हैं? सिक बिल्डिंग सिंड्रोम का मतलब कि आप ऐसी इंडोर पुअर एयर क्वालिटी में काम कर रहे हैं जो कि आपकी सिकनेस की वजह बन रही है, यानी कि क्लोज बिल्डिंग है, या क्लोज जो जैसे अर्बन एरियाज़ में होती हैं, क्लोज हाउसेज होती हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो है पुअर एयर क्वालिटी, यानी कि एयर एक्सचेंज, वेंटिलेशन इतनी नहीं होती है, जिसकी वजह से एयर एक्सचेंज नहीं होता, तो पुअर एयर क्वालिटी में काम करने से बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो सकती हैं, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस हो सकते हैं। हेल्थी इंडोर एयर क्वालिटी जो है ज़्यादातर ये टोबैको स्मोक में होता है, यानी कि उस घर के लोग जहाँ पे स्मोकर्स बहुत ज़्यादा हों, वहाँ के बच्चे जो होंगे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे इससे, उन्हें डिफरेंट रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, उनमें एस्थमा, ब्रोंकाइटिस बहुत ज़्यादा होगा, हाई प्रेवलेंस होगी जिनके घर में स्मोकर्स होंगे, मोर लंग एयर इन्फेक्शंस हो सकते हैं टोबैको स्मोक के।
क्या क्या हो सकते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, यानी कि सोशल फैक्टर्स। अगर किसी की लिविंग नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, उसके पास एजुकेशन अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, या फिर अगर कोई जॉब करे तो उसकी लिविंग वेजेस यानी कि तनख्वाह बहुत कम है, हेल्थफुल फूड उसे नहीं मिल रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कम है। सो ये सोशल फैक्टर्स भी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं कि आपकी न्यूट्रिशन सही नहीं होगी तो आप हेल्थी लाइफ नहीं रह सकेंगे। सोशल नॉर्म्स और एटीट्यूड्स होते हैं जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, यानी कि हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं किसी एक को, किसी दूसरे यानी कि हक किसी एक का होता है हम दूसरे को देते हैं। ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन आजकल बहुत ज़्यादा है जो कि हेल्थ को अफेक्ट करता है। क्राइम हो गया, वायलेंस हो गया, जितने भी सोशल डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर आप उसको बार बार एक्सपोज हो रहे हैं तो आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, जो कि फिर आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है। सोशल सपोर्ट और सोशल इंटरेक्शंस वगैरह अगर नहीं है या फिर अगर आप टेक्नोलॉजीज़ की तरफ ज़्यादा बढ़े हैं, इससे आपका क्या होगा, आपकी एजुकेशन ख़राब होगी, आपकी जो लाइफ है, सोशल लाइफ है, वो ख़राब हो जाती है। सोशो इकनॉमिक कंडीशंस वगैरह अफेक्ट करती हैं, यानी कि अगर कोई गुर्बत बहुत ज़्यादा है, सो गुर्बत की वजह से जो है उनकी हेल्थ ऑटोमेटिकली अफेक्ट होगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन नहीं है, क्वालिटी स्कूल्स नहीं मिल रहे हैं, पब्लिक सेफ्टी नहीं है, रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, रेजिडेंशियल सेग्रीगेशंस बहुत ज़्यादा है, कस्टम एंड ट्रेडिशंस वगैरह कुछ ऐसे बने हुए हैं कि अगर जो है वो भी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम देख लें कि पहले ट्रेडिशंस ये थे कि लोग जो है वो हकीमों के पास जाते थे, गुड मेडिकल केयर नहीं लेते, तो कुछ लोग आज भी ऐसे होते हैं कि उनका बिलीफ वही होता है और वो गुड मेडिकल केयर नहीं ले पाते। एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज अगर कम हो रही है, लाइक रूरल एरियाज़ में जो है वो हेल्थ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। इसमें कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका बहुत ज़्यादा रोल प्ले हो सकता है, यानी कि अगर वो ख़ुद आइडेंटिफाई करे अपने प्रॉब्लम्स को, गोल्स को, फिर उसके मुताबिक जो है वो रिसोर्सेज यूज़ करे, इम्प्लीमेंट करे ऐसी स्ट्रेटजीज़ कलेक्टिवली जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हो। कम्युनिटीज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करें अपने रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली और इसे जितने भी उनके प्रॉब्लम्स हैं उसे ख़ुद ही एड्रेस कर सके, उसे ख़ुद रिज़ॉल्व कर सके। सो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन होगा। हेल्थ सर्विसेज का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, यानी कि एक्सेस एंड यूज़ ऑफ सर्विसेज दैट प्रिवेंट एंड, यानी कि हमने वो हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ रिसोर्सेज लेने हैं और वो सर्विसेज लेनी है और उन चीज़ों को प्रिवेंट करना है जिससे डिजीज़ कॉज हो सकती है, जिससे हेल्थ इम्पैक्ट हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है। हेल्थ सर्विस, क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस, यानी कि एक तो ये है कि एक्सेस नहीं हो रही है हेल्थ सर्विसेज तक, वो भी हेल्थ को अफेक्ट करेगा, और एक ये है कि क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रही हैं तो वो भी इम्पैक्ट करेगा हेल्थ को। अगर एक्सेस कम है या फिर लिमिटेड एक्सेस है या हेल्थ सर्विसेज जो मिल रही हैं वो सही नहीं है, यानी कि वो जो है क्वालिटी केयर नहीं प्रोवाइड की जा रही है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिविजुअल की हेल्थ स्टेटस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जैसे कि अगर किसी का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हुआ तो वो जो है ज़्यादा रिस्क पे होगा कि उसे हेल्थ प्रॉब्लम अगर हो गई तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो डिले हो सकता है, मोर लाइकली टू डिले है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का भी फिर अलग कल्चर वो होता है कि मतलब किसी उसमें ये किया जाता है कि ये जो है टू द कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू या टू द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता। इस वजह से इसमें वो वाले इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। बैरियर्स टू एक्सेसिंग हेल्थ सर्विसेज, यानी कि वो बैरियर्स जिसकी वजह से हेल्थ सर्विसेज हम उस एक्सेस नहीं पहुंच नहीं पाते, हम वो अचीव नहीं कर पाते। लेक ऑफ अवेलेबल, पहली बात कि अगर अवेलेबल ही नहीं है या फिर अगर बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है तब भी हम नहीं ले सकते अगर अवेलेबल हो भी। ये लेक ऑफ इंश्योरेंस कवरेज, यानी कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हुआ हुआ या फिर लिमिटेड लैंग्वेज एक्सेस की वजह से भी हो सकता है। या फिर अगर हमारे पास है भी लेकिन हम उससे अवेयर नहीं है, एजुकेटेड नहीं है उन प्रोग्राम से। दीज बैरियर टू एक्सेसिंग हेल्थ सर्विसेज लीड टू, अगर ये बैरियर्स आते हैं हेल्थ सर्विसेज की एक्सेस में, सो इससे क्या हो सकता है कि अनमेट हेल्थ नीड्स, यानी कि जितनी भी हमारी हेल्थ नीड्स हैं वो पूरी नहीं होंगी, अप्रोप्रिएट केयर हमें टाइम पे नहीं मिल पाएगा, प्रिवेंटिव सर्विसेज हम नहीं ले पाएंगे और हॉस्पिटलाइजेशन हम नहीं एक्सेस कर पाएंगे, यानी कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिवेंट हो जाएंगी फिर उससे।
इंडिविजुअल करेक्टर्स एंड बिहेवियर्स, लास्ट में आता है कि हमारे खुद का जो करेक्टर और हमारा खुद का जो बिहेवियर, हमारे खुद की जो एक्शंस हैं वो किस तरह से हमारे हेल्थ के उसमें रोल प्ले कर सकते हैं, हेल्थ को या फिर हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई खुद स्मोक कर रहा है तो कोई ज़बरदस्ती उसे करवा नहीं रहा, वो खुद अपनी लाइफ को डैमेज कर रहा है, हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, ये उसका अपना बिहेवियर है। लेकिन अगर कोई क्विट कर देता है स्मोकिंग, सो वो बहुत ज़्यादा हार्ट डिजीज़ से, कैंसर से बच सकता है सो ये उसका अपना बिहेवियर है। अगर कोई डाइट अच्छी ले रहा है तो ये उसका अपना बिहेवियर है। कोई जो है फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता तो उसकी हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होगी। अगर कोई कर रहा है तो ये उसका अपने करेक्टर्स हैं, अपने बिहेवियर को शो कर रहा है, अपने एक्शन से कर रहा है, उसकी हेल्थ अच्छी होगी। अल्कोहल, सिगरेट एंड अदर ड्रग एब्यूज़र्स जो होते हैं, अगर वो खुद क्विट कर लें तो वो बहुत ज़्यादा डिजीज़ से बच सकते हैं। तो इसमें हमारा एक अपना रोल भी होता है एंड हैंड वॉशिंग वगैरह जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, अगर वो हर एक पेशेंट को ट्रीट करने के बाद हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन करते हैं सो ये उनका अपना बिहेवियर, अपना एक्शन है। So that's all about the environment lecture 3 chapter of community health nursing. होप सो आप लोग को लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। So this is the quote about Mohit Agadi. Environment is no one's property to destroy, it's everyone's responsibility to protect. Environment जो है वो किसी की भी प्रॉपर्टी या उसकी जागीर नहीं है कि वो उसे डिस्ट्रॉय करे, किसी का ये हक नहीं है कि वो इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करे, बल्कि ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हर एक को इन्वायरमेंट अवेलेबल है और बिना किसी शराइत के, तो ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। थैंक यू।